हेलो एवरीवन, मैं रवि तिवारी और हम लोग गेट 2023 के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन के सीटीक्यू सीरीज में आज ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल सीरीज है जो कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस लेके उसके जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हम लोग रिटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, आप लोग खुद से पहले ट्राई दीजिएगा, फिर जहां पे सॉल्यूशन में स्टक हो जाते हैं तब इस वीडियो सॉल्यूशन को रेज्यूम करिएगा और सॉल्यूशन देखने की कोशिश करिएगा। एक ब्लैंक पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए जिसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस करते रहे इन क्वेश्चंस का। तो चलिए इसकी एनालिसिस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चंस पे, वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। एस्टिमेट एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर ऑफ 10 टन सिंगल फेज इंडक्टर। यहां पे हम लोग किसी भी ट्रांसफार्मर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट इंडक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि एक इंडक्टर है। और इलेक्ट्रिकल मशीन और नेटवर्क थ्योरी में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क थ्योरी में जो इंडक्टर्स वगैरह हम लोग यूज करते थे वो लीनियर इंडक्टर्स के बारे में बात करते थे, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सिलेबस में हैं तो ऑब्वियसली जो इंडक्टर होगा वो ऑन टॉप ऑफ द आयरन, कि हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स या फिर किसी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में बात करें या फिर ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करें। ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए एक हाईली परमिएबल कोर होता है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाया जाता है और उसमें टर्न्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो इंडक्टेंस का फॉर्मेशन होता है वो इंडक्टर नॉन लीनियर इंडक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। सारी की सारी मशीन्स नॉन लीनियर मशीन्स है बिकॉज ऑफ द आयरन प्रेजेंट इन द कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में भी जब आप बात करेंगे तो जो फ्रेम ऑन टॉप ऑफ द फ्रेम के ऊपर में आप स्लॉट्स में वाइंडिंग्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो फ्रेम है वो भी ऑन टॉप ऑफ द आयरन ही तो है, आयरन में ही तो आप वाइंडिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे एक नॉन लीनियर आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इसकी जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट है उनकी एक प्रॉपर्टी देखी जाती है, ये नॉन लीनियर नेचर के होते हैं। बीएच कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा डिटेल्ड सेशन में, वहां पे आपने एनालिसिस किया होगा, ये नॉन लीनियर नेचर के होते हैं। नॉन लीनियरिटी क्या है आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल मशीन, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुका है और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, इजंट इट? तो नॉन लीनियरिटी के बारे में स्लाइटली आइडिया है आप लोगों को। तो एक सिंपल सा इंडक्टर के बारे में, सिंगल फेज इंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इंडक्टर कैसा है कि देखिए, इंडक्टर कई तरीके के हो सकते हैं, कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इंडक्टर आपका एयर कोर इंडक्टर हो सकता है या फिर पीवीसी कोर, वुड कोर, वुडन कोर, isn't it? वुड क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। जबकि हम लोग बात करें आयरन कोर इंडक्टर की, तो आयरन कोर इंडक्टर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, कंडक्टर होने के साथ साथ एक मैग्नेटिक मटेरियल भी है। वुड क्या एक मैग्नेटिक मटेरियल है? बिल्कुल नहीं, वुड एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर और नॉन लीनियरिटी के बारे में डिसीजन लेंगे कि वुड कोर इंडक्टर होता या फिर एयर कोर इंडक्टर होता तो वो लीनियर इंडक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, आयरन कोर इंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि ये एक नॉन लीनियर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। तो उसी का एस्टिमेट एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर ऑफ अ 10 टन सिंगल फेज इंडक्टर फॉर अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट का वोल्टेज हम लोग इंजेक्शन कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उस वोल्टेज की। द फ्लक्स डेंसिटी is to be about 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इन द सेंस ये आपकी फ्लक्स डेंसिटी गिवन है आपके क्वेश्चन में। गिव सुटेबल डायमेंशंस फॉर द स्क्वायर कोर, कि जो हम लोग कोर, जो इंडक्टर का फॉर्मेशन किया हुआ है उस कोर का सुटेबल डायमेंशंस हम लोगों को प्रोवाइड करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन इसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, इसके दो सेक्शंस है, फर्स्ट सेक्शन के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे हम लोगों के पास क्या क्या गिवन डेटा में अवेलेबल है, कोर ऑफ 10 टन्स, नंबर ऑफ टन्स 10 टन्स की कॉइल है हमारे पास, 10 टन्स, सिंगल फेज इंडक्टर फॉर अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज हम लोग इसमें इंजेक्शन कर रहे हैं, एंड 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रही है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिल रही है। The flux density is to be about 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर की आपको फ्लक्स डेंसिटी देखने के लिए मिल रही है। सुटेबल डायमेंशंस फॉर द स्क्वायर कोर हम लोगों को फाइंड आउट करना है।
तो हमारे पास आप लोग जो आइडियल मशीन, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में एनालिसिस करते हैं, तो एक इक्वेशन जो कि वेरी फेमस इक्वेशन है, और वो ट्रांसफॉर्मर के लिए भी आपको देखने के लिए मिलेगा और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी आप डिराइव करते हैं, जो कि इंड्यूस्ड वोल्टेजेस का इक्वेशन होता है। E इज इक्वल टू √2 पाई f पाई m n। ये एक इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलता है कि E इज इक्वल टू √2 पाई f फाई m n। ये एक बेसिक फंडामेंटल इंड्यूस्ड वोल्टेजेस का इक्वेशन है, जो कि आप ट्रांसफॉर्मर में भी डिराइव करते हैं और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम लोग वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो केडी, केपी फैक्टर, पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। जबकि इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग्स में नहीं प्रोवाइड करते हैं। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग्स ट्रांसफॉर्मर में आपको देखने के लिए मिलती है, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग्स। तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, इजंट इट। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं क्या? हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपके पास अवेलेबल रहती है, इजंट इट। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एक नॉर्मल इंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि आयरन कोर इंडक्टर है, इस तरीके से वाइंडिंग्स वहां पे प्रोवाइड की गई है, इंडक्टर का फॉर्मेशन किया गया है, इंडक्टर का फॉर्मेशन किया गया है, जिसके केवल प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी साइड सपोज करिए आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है, एक सिंपल सा इंडक्टर है। इसीलिए मैं E1 E2 ये सारी चीजों से N1 से मैं रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, एक नॉर्मल इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है। यहां पे मैंने E1 से सिग्निफाई नहीं किया, N1 से सिग्निफाई नहीं किया, कि जो कि रिप्रेजेंट करता कि प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी साइड के इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब आप किसी भी क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो रीड करने के बाद आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये गिवन क्वेश्चन ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए दिया गया है या फिर डिजाइन इंजीनियर के लिए दिया गया है। मल्टीपल एंगल से हम लोगों को थिंक करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियर आइडिया हम लोगों को पता चल सके। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन डिजाइन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है या फिर ऑपरेटिंग इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। तो आप अगर क्वेश्चन को क्लीनली रीड करेंगे, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गिव सुटेबल डायमेंशन फॉर स्क्वायर कोर, मतलब कि डिवाइस, मशीन कंस्ट्रक्ट की जा रही है, अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं है, डिजाइंड ऑलरेडी डिजाइन नहीं है, वो कंस्ट्रक्ट की जा रही है। आपको सुटेबल डायमेंशंस बताना है कि कितना जो आपका आयरन इंट्रोड्यूस हुआ है उसका सुटेबल डायमेंशन कितना होगा, कितना लेंथ होगा, विड्थ होगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। मतलब कि मशीन अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, तो मतलब कि मशीन की कंस्ट्रक्शन चालू है। कौन करेगा? डिजाइन इंजीनियर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मशीन की डिजाइनिंग डिजाइन इंजीनियर कर रहा है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, विड्थ, ये सब कौन डिसाइड करेगा? डिजाइन इंजीनियर डिसाइड करेगा। डिजाइन इंजीनियर एक बार मशीन का कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका प्रॉपरली इंस्टॉलेशन कर देगा कि सब स्टेशन में, लोकल सब स्टेशन में आप जाके विजिट करेंगे तो आपके इंस्टॉल्ड रहेंगे। सपोज करिए हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें, तो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल की कर दी जाएगी। अब उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के हिसाब से जो डिजाइन इंजीनियर ने मशीन का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उसके नेम प्लेट डिटेल्स के हिसाब से ऑपरेटिंग इंजीनियर का काम आएगा कि मशीन ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट की जा चुकी है, रोल्ड की जा चुकी है, टेस्ट की जा चुकी है और इंस्टॉल की जा चुकी है रिक्वायर्ड लोकेशन पे। अब ऑपरेटिंग इंजीनियर का काम आता है कि मशीन आपके पास है, नेम प्लेट डिटेल के हिसाब से वो रीड करेगा कि इसकी वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये डिवाइस या फिर मशीन ऑपरेट करेगी, उसके हिसाब से वो इनपुट प्रोवाइड करेगा और उससे प्रॉपरली एज पर दी नेम प्लेट डिटेल्स आउटपुट रिक्वायर्ड करेगा कि ये इतना इनपुट हम लोग दे रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से इतना आउटपुट हम लोगों को प्रोवाइड होगा। ये ऑपरेटिंग इंजीनियर के हैंड्स में होता है। ऑपरेटिंग इंजीनियर क्या मशीन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर सकता है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिजाइनिंग प्रोसेस में ही केवल चेंज किया जा सकता है और केवल डिजाइन इंजीनियर चेंज कर सकता है। मशीन ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, अब आपका ऑपरेटिंग इंजीनियर उसके नंबर ऑफ टन्स के साथ कोई गेमिंग नहीं कर सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर के साथ कोई गेमिंग नहीं कर सकता। ये गेमिंग कौन करेंगे? डिजाइन इंजीनियर कर सकता है, क्योंकि डिजाइन इंजीनियर मशीन की डिजाइनिंग कर रहा है, मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं है उस पीरियड ऑफ टाइम पे, इजंट इट? तो ये एक इक्वेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को डिजाइन इंजीनियर के टर्म्स में मैनिपुलेट करना है।
डिजाइन इंजीनियर के टर्म्स में मैनिपुलेट करना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी कि फाई एम इज इक्वल टू फाई एम, जस्ट अ सेकेंड, फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम मल्टीप्लाइड विथ ए सी आपको देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर कितना है आपका उस पे डिपेंड करेगा, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, इजंट इट। तो इस फाई एम को हम लोग बी एम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो E इज इक्वल टू √2 पाई एफ, पाई एम को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बी एम मल्टीप्लाइड विथ ए सी से मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ टन्स हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ऐसी आशा करते हैं और फर्दर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। ये एक इक्वेशन आपके पास डिराइव होके आया जो कि डिजाइन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे फ्लक्स ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द मशीन देखने के लिए मिल रहा था जो कि ऑपरेटेड वोल्टेज और ऑपरेटेड फ्रीक्वेंसी पे मशीन के डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या बीएम और एसी में हम लोगों ने इक्वेशंस को फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो सुटेबल डायमेंशन ये क्या है, √2 एक कांस्टेंट है, पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट कर रही है जो भी इंडक्टर है, सिंगल फेज इंडक्टर। बीएम क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। एसी क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर है, जो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर के बारे में हम लोगों को बात करना है। सुटेबल डायमेंशंस हम लोगों को यहीं से मिलने वाले हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टन्स है, जो इसके बारे में ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंडिंग मेंटेन्ड है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जिसका वैल्यू हम लोग कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि E डिवाइडेड बाई √2 पाई एफ बी एम मल्टीप्लाइड विथ एन। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, इसको मैंने इस तरीके से मैनिपुलेट किया। E की वैल्यू कितना वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 100 वोल्ट का वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 वोल्ट मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, 100 वोल्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट किया। √2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज आपके क्वेश्चन में गिवन है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। बीएम की वैल्यू क्या है, बीएम की वैल्यू क्या है, तो बीएम की वैल्यू आपको फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पे मैं 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर्स में चेंज करना है तो ऊपर में मैं 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में ये पूरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों को मिल जाएगी। मीटर्स को सेंटीमीटर्स में हम लोगों ने चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग। नाउ नंबर ऑफ टन्स, कितने नंबर ऑफ टन्स अवेलेबल है, 10 नंबर ऑफ टन्स की हमारे पास सिंगल फेज इंडक्टर है, 10 नंबर ऑफ टन्स की सिंगल फेज इंडक्टर है, 10 नंबर ऑफ टन्स का सिंगल फेज इंडक्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इस मल्टीप्लीकेशन को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो ना। यूनिट्स में कन्वर्जन हम लोगों ने किया, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में हम लोगों को वैल्यूज देखने के लिए मिलेगी। अब इसका सॉल्यूशन करिए और देखिए कितनी वैल्यू आ रही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर की। जस्ट अ सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू बताइए, कमेंट करिएगा आप लोग। हम लोग अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 100 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाइड विथ पाई मल्टीप्लाइड विथ 50 मल्टीप्लाइड विथ 0.9 मल्टीप्लाइड विथ 10 मल्टीप्लाइड विथ 10⁴। तो इसका कैलकुलेशन करने पे 500.175 सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां तक किसी को भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हमारा डिस्कशन, मेन डिस्कशन, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यहां पे ये वैल्यू तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू इतनी कैलकुलेट होके आ चुकी है, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर होने वाला है। अब आप इसकी वैल्यू को
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब इस वैल्यू को आपको क्या कंसीडर करना चाहिए? क्या आप 500 से अप्रोक्सीमेशन करेंगे या फिर 501 से अप्रोक्सीमेशन करेंगे? बताइए आपकी थिंकिंग क्या कहती है, आपका एनालिसिस क्या कहता है। हम लोगों को कभी भी मैथमेटिक्स ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल मशीन्स को नहीं समझना है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में हैं तो एनालिसिस ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझना है। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझना है, ना कि मैथमेटिक्स ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे इसका अप्रोक्सीमेशन आप क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को अगर आपको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे आप? क्या 500 से अप्रोक्सीमेशन करेंगे इसका? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से अप्रोक्सीमेशन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। क्या ब्लंडर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन 500 से नहीं कर सकते हैं, स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू से करेंगे कि 501 से अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है इसका, कि 501 से हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ये वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी अगर ऐसा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो। इसका भी मैं रीजनिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज के सेशन में, isn't it? तो इसका अप्रोक्सीमेशन हम लोग किससे करेंगे? 501 सेंटीमीटर स्क्वायर से करेंगे। ये वैल्यू को इससे अप्रोक्सीमेट करेंगे। क्या रीजन है कि 501 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इसका? तो क्वेश्चन आपने रीड किया, देखा कि डिजाइन इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सुटेबल डायमेंशंस हम लोगों को पता करनी है। सुटेबल डायमेंशंस हम लोगों को पता करनी है। अब मशीन, सपोज करिए आप मशीन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और मशीन के कंस्ट्रक्शन में आपने 500 ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई और आपने 501 की जगह पे 500 से अप्रोक्सीमेशन कर दिया। लेट सपोज आपने 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से अप्रोक्सीमेशन कर दिया। अब अगर ये मशीन डिजाइन होके ऑपरेटिंग इंजीनियर के पास पहुंचती है कि रिक्वायर्ड लोकेशन पे रोल्ड की जाएगी मशीन, टेस्टिंग की जाएगी मशीन की और रिक्वायर्ड लोकेशन पे प्लेस कर दिया जाएगा। अब नेम प्लेट डिटेल के हिसाब से ऑपरेटिंग इंजीनियर उसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसीज का इनपुट प्रोवाइड करेगा और रिक्वायर्ड आउटपुट डिसाइड करेगा, उस मशीन की जितनी भी एफिशिएंसी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो अगर इन दी हैंड्स ऑफ ऑपरेटिंग इंजीनियर ये मशीन पहुंचती है तो नेम प्लेट डिटेल के हिसाब से ये कितना वोल्टेज सप्लाई करेगा? 100 वोल्ट। कितनी फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेगा? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग एनालिसिस करते हैं कि वोल्टेज सपोज करिए 100 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इन्होंने 50 हर्ट्ज ऑपरेटिंग इंजीनियर इंजेक्शन कर दिया मशीन में। ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट ही है ना, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टन्स डिजाइन इंजीनियर ने जो मैन्युफैक्चर किया हुआ था, जितने नंबर ऑफ टन्स इंट्रोड्यूस किए हुए थे, उसको ऑपरेटिंग इंजीनियर छेड़ सकता है क्या? कभी भी कोई भी गेमिंग नहीं कर सकता। नंबर ऑफ टन्स एक बार डिजाइन इंजीनियर मशीन में कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब उसके ऑपरेटिंग इंजीनियर के हाथ में नहीं है कि नंबर ऑफ टन्स के साथ फर्दर वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सके। तो ये नंबर ऑफ टन्स भी आपके कांस्टेंट हो गए, वोल्टेजेस प्रोवाइड हो गए, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड हो गए, नंबर ऑफ टन्स फिक्स्ड है। अब एक्चुअली डिजाइन इंजीनियर ने 500.175 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट किया हुआ था, आपने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से। मतलब स्लाइटली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर आपने रेड्यूस कर दिया, स्लाइट रिडक्शन इसमें कर दिया, स्लाइटली इसमें रिडक्शन कर दिया। तो इसमें जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रिडक्शन कर दिया तो इंड्यूस वोल्टेजेस को कांस्टेंट बनाने के लिए, इंड्यूस वोल्टेजेस को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है क्योंकि आपको वोल्टेजेस कितना सप्लाई है, 100 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, केवल ये दोनों वैल्यूज में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं चीजों को। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके जगह पे 500 से अप्रोक्सीमेशन किया, मतलब स्लाइटली रेड्यूस कर दिया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर स्लाइटली रेड्यूस हो गया, मतलब फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन, बीएम ऑफ द मशीन स्लाइटली इसमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, स्लाइटली इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन रेशियोज को कांस्टेंट बनाने के लिए वोल्टेज की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है ना, कि वोल्टेज आपने एक बार प्रोवाइड कर दिया वो कांस्टेंट हो गई। कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया आपने? 100 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड किया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज प्रोवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टन्स आपके 10 टन्स है। तो मतलब ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, वेरिएबल्स इन द सेंस आपने इसमें स्लाइटली रिडक्शन किया तो बीएम की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, ये सारी वैल्यूज को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए। अब अगर बीएम की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है
तो लेट्स राइट डाउन दी points, note point here. At any cost, maximum allowed flux density of the machine is not a term to play with. Let's write down the point here. Maximum allowed flux density of the machine is not a term to play with. I think ये visible होगा आपको. Maximum allowed flux density of the machine is not a term to play with. At any cost, maximum flux density of the machine increase नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके रेप्लिकेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, हार्मोनिक्स में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा. हम लोग लेटर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर आज के ही सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि बीएच कर्व के बारे में एक स्लाइट आइडिया दे दूं आपको, जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो सके कि मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग क्यों नहीं इंक्रीज होने देते हैं किसी भी कॉस्ट में. तो लेट्स से मैं उसके बारे में डिस्कशन करता हूं अभी, जिससे आपको एक स्लाइट आइडिया मिल सके कि किस लिए हम लोग मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज नहीं होने देते हैं मशीन में, क्या रीजन है. बीएच कर्व के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से आपको एक कर्व देखने के लिए मिलता है. आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में एनालिसिस किया हुआ है और आपने इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में भी इनका एनालिसिस किया हुआ है बीएच कर्व के बारे में. बीएच कर्व के बारे में तो ये एक बीएच कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आयरन आपने यूज किया हुआ है मशीन के कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर सिंगल फेज इंडक्टर जो कि आयरन के ऊपर वाइंडिंग्स हम लोगों ने प्रोवाइड की हुई है, इंडक्टर का फॉर्मेशन किया हुआ है. तो आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है. मैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं. मतलब कि H को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिख सकते हैं और B को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लिख सकते हैं. इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ऑलरेडी. नाउ कि ये एज पर दी ऑरियस्टेड कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट का इंजेक्शन हो रहा है तो ऑल अराउंड द कंडक्टर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है ऑरियस्टेड के प्रिंसिपल के हिसाब से. ऑरियस्टेड इस एक्सपेरिमेंट को एक्सीडेंटली फाइंड आउट किया हुआ था. एक्सीडेंटली वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो उन्होंने ये निकाला कि उनको यह पता चला कि किसी भी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो ऑल अराउंड द कंडक्टर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेवलपमेंट हो जाता है. लेकिन ऑरियस्टेड इन दोनों के बीच में, करंट और फ्लक्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे कि क्या एग्जैक्ट रिलेशन दोनों के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा. फिर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम एम्पियर्स ने इसको फाइंड आउट किया, इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया कि किसी भी कंडक्टर में करंट अगर आप इंजेक्शन कर रहे हैं तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस डेवलपमेंट हो जाएंगे एज पर दी ऑरियस्टेड प्रिंसिपल. लेकिन अगर आप करंट का मैग्नीट्यूड, इंजेक्टेड करंट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, इस मैग्नेटिक एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का भी मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता चला जाएगा एज पर दी एम्पियर्स लॉ, इजंट इट. तो मतलब कि करंट का मैग्नीट्यूड यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का भी डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा आपको. उतना ही फ्लक्स लाइंस भी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, स्ट्रेंथन होती चली जाएंगी. बट द कंडीशन इज द सर्किट या फिर सिस्टम मस्ट बी लीनियर. सिस्टम मस्ट बी लीनियर. ये लीनियर सिस्टम्स के लिए डिफाइंड है, जो कि आपको नेटवर्क थ्योरी में देखने के लिए मिलेगा. इलेक्ट्रिकल मशीन और नेटवर्क थ्योरी में डिफरेंसेस होता है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसके बारे में कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है. इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आप हर जगह पे नहीं कह सकते कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर रखने की कोशिश करते हैं. इसके बारे में अभी मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें मैं बीच बीच में ये सेशंस लेता रहूंगा, जिससे एक ओवरऑल
कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो इंटेंशनली क्या रीजन है, आपके इंटरव्यूअर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि क्या रीजन है कि इंटेंशनली हम लोग अपनी मशीन्स को नॉन लीनियर कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या रीजन है, तो उसका भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग बात करें कि लेट्स से हम लोग अपनी मशीन को कहां पे कंस्ट्रक्ट करें कि अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, मतलब कि किसी भी कंडक्टर में अगर मैं करंट का इंजेक्शन कर रहा हूं, ये दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब करंट का इंजेक्शन हो रहा हूं तो एसोसिएटेड फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो लीनियरली इंक्रीज होंगी, कि करंट का मैग्नीट्यूड यहां तक इंक्रीज किया तो यहां तक फ्लक्स लाइंस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, अगेन करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, अगेन फ्लक्स लाइंस इंक्रीज हुई, अगेन करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, सेम अमाउंट में सेम प्रोपोर्शन में फ्लक्स लाइंस भी इंक्रीज हुई। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगा, जो कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कहते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक को लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कब वैलिड है, जब आपका सिस्टम जो हो लीनियर हो। लेकिन जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, चाहे आप ट्रांसफार्मर के बारे में बात करिए, चाहे इंडक्शन मशीन के बारे में बात करिए, चाहे सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में बात करिए, सारी की सारी मशीन्स नॉन लीनियर हैं, क्योंकि यहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन में आयरन यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर नेचर की देखने के लिए मिलती है। मतलब कि करंट इस एक्सिस में देखने के लिए मिल रहा है, फ्लक्स लाइंस इस एक्सिस में देखने के लिए मिल रही है। करंट आपने स्लाइटली इंक्रीज किया, फ्लक्स लाइंस स्लाइटली इंक्रीज हुआ, करंट थोड़ा और आपने इंक्रीज किया, फ्लक्स लाइंस और थोड़ा इंक्रीज हुई एज पर दी करंट, की किसी भी कंडक्टर में करंट का इंजेक्शन कर रहे हैं, फ्लक्स लाइंस इंक्रीज हुई, करंट और इंक्रीज किया, फ्लक्स लाइंस और इंक्रीज हुई। तो यहां तक का जो रिलेशन है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर ये ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक आपको शिफ्टेड देखने के लिए मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं कुछ इस तरीके से कि इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये कुछ इस तरीके से लाइंस जाती है, मतलब कि यहां से यहां तक का कैरेक्टरिस्टिक आपको लीनियर देखने के लिए मिल रहा है। देन आफ्टर दैट, बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी ऑफ द मशीन, ये स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से शिफ्टेड लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, सैचुरेटेड लाइंस आपको देखने के लिए मिल रही है, सैचुरेटेड लाइंस आपको देखने के लिए मिल रही है, बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी प्रेजेंट इन द मशीन, इजंट इट? तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक आपको देखने के लिए मिल रही है, देन आफ्टर दैट सैचुरेटेड लाइंस देखने के लिए मिल रही है, सैचुरेशन में ये जाता हुआ कर्व आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग अपनी मशीन को कहां पे कंस्ट्रक्ट करें, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, कि इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, कि हम लोग अपनी मशीन को कहां पे, किस ऑपरेटिंग पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट करें। अगर हम लोग अपनी मशीन्स को यहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में आता है, यहां से यहां तक की जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए मिल रही है ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिल रही है। देन आफ्टर दैट ये स्ट्रेट लाइन से टिल्ट होता चला जा रहा है, शिफ्ट होता चला जा रहा है, सैचुरेटेड होता चला जा रहा है। तो यहां से यहां तक की कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है। अगर आप इस रीजन में अपनी मशीन को डिजाइन करते हैं, अगर आप इस रीजन में अपनी मशीन को डिजाइन करते हैं, कि सपोज करिए मैं अपनी मशीन को यहां पे डिजाइन करता हूं, इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिजाइन करता हूं, तो यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहां पे अगर आप अपनी मशीन को डिजाइन कर रहे हैं तो फ्लक्स डेंसिटी की, सपोज करिए नॉर्मली जो हम लोग अपनी मशीन को डिजाइन करते हैं वो इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे, नी पॉइंट्स पे मशीन को डिजाइन किया जाता है, इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे मशीन को डिजाइन किया जाता है। इंटेंशनली हम लोग अपनी मशीन को नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं। क्या रीजन है इसका, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नाउ कि अगर हम लोग इस रीजन पे, कि अगर यहां पे हम लोग डिजाइन किए हुए हैं, तो सपोज करिए मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी आपकी मशीन में इतनी देखने के लिए मिल रही है, इतनी बीएम की वैल्यू देखने के लिए, ये इस एक्सिस में बी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी बीएम की वैल्यू इतनी मैग्नीट्यूड इसका देखने के लिए मिल रहा है, ये करंट का वैल्यू का मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर मैं अपनी मशीन को इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिजाइन करता तो बीएम की वैल्यू रेड्यूस हो जाती, बीएम की वैल्यू यहां पे कम देखने के लिए मिलती, बीएम की वैल्यू यहां पे बीएम मल्टीप्लाइड विथ एसी के बारे में हम लोग बात करें तो जस्ट अ सेकेंड,
क्योंकि आप लोगों को मालूम है रिलेशन के बारे में, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BM मल्टीप्लाइड विथ AC आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे अगर मशीन लीनियर रीजन में मशीन को डिजाइन करते तो ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू लेस होती, यहां पे ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू लेस होती। तो मतलब कि ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द मशीन, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन्स में फ्लक्स लाइंस फ्लो करती हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन्स में फ्लक्स लाइंस फ्लो करती हैं, और फ्लक्स ही इंड्यूस वोल्टेजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, टॉर्क के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर आप रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में बात करें तो फ्लक्स एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। और आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा भी होगा कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होता है। यह भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होता है और अदर मशीन्स नहीं होती है, या फिर कौन सी मशीन होती है कौन सी मशीन नहीं होती, इनके बारे में भी हम लोग लेटर पॉइंट ऑफ टाइम बात करेंगे। फ्लक्स, अगर आपको मशीन में कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कंस्ट्रक्ट करना है कि टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क चाहिए, या फिर हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें, इंड्यूस वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस चाहिए, कांस्टेंट इंड्यूस वोल्टेजेस चाहिए, तो ऑपरेटिंग फ्लक्स को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब इस कांस्टेंट ऑपरेटिंग फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए मशीन में अगर आपने इस पॉइंट पे डिजाइन किया मशीन में, तो फ्लक्स डेंसिटी रेड्यूस हो गई। इस पॉइंट पे डिजाइन किया हुआ था तो इतनी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी थी, इसमें डिजाइन किया तो फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड रेड्यूस हो गया। मतलब कि ऑपरेटिंग फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए या फिर सेम मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जब ये वाली वैल्यू रेड्यूस हो जा रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मशीन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो लिंब है या फिर योक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कि अननेसेसरली हम लोगों को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करना पड़ रहा है। अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस कर दे रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ रहा है, जिससे अब करोड़ किसी भी मशीन के कंस्ट्रक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन विच आर एबल टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बल्क अमाउंट ऑफ पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहां पे करोड़ ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट मैटर करता है, ये स्मॉल टॉयज नहीं है, करोड़ ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहां पे मैटर करता है। अब आप सपोज करिए कि आपकी मशीन में कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगने वाला था, वॉल्यूम ऑफ आयरन लगने वाला था। अब आपने फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ आयरन आपका बढ़ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना इन द सेंस वॉल्यूम ऑफ आयरन जो यूज कर रहे थे आप, वॉल्यूम ऑफ कोर यूज कर रहे थे, उसकी वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्रीज हो गया, अननेसेसरली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मशीन आपकी इंक्रीज हो गई। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मशीन, यहां पे इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है अगर आप इस लीनियर रीजन में मशीन को डिजाइन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वाली जो पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट, डिजाइनिंग पॉइंट, जो डिजाइन कंस्टेंट है मशीन का, वो इसके इस लाइन के, स्ट्रेट लाइन के अपर से अपर हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्टिमम पॉइंट पे रखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग नी पॉइंट कहते हैं। ये एक ऑप्टिमम पॉइंट है, यहां पे हम लोग मशीन्स को डिजाइन करते हैं। ऑप्टिमम पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट और डिजाइनिंग पॉइंट, इजंट इट? इस रीजन पे हम लोग मशीन को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा कि अगर हम लोग इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे मशीन को डिजाइन करें तो यहां पे फ्लक्स डेंसिटी तो और इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जैसे जैसे आप इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, इस लाइन पे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, जितना ऊपर चलते चले जा रहे हैं, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कम लगेगा। ओवरऑल कॉस्ट, इकोनॉमी ऑफ द मशीन कम से कम रहेगी। इकोनॉमी, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम है कि हम लोग लो से लो कॉस्ट पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को अपने कंज्यूमर्स तक अवेल कर सकें। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम है। अब अगर आप मशीन कंस्ट्रक्ट कर भी लेते हैं, करोड़ ऑफ रुपीस लगा भी देते हैं कि आपने एक मशीन कंस्ट्रक्ट कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने इंक्रीज कर दिया, करोड़ ऑफ रुपीस आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उस मशीन्स का किसी ओवरऑल जो वोल्टेज का बिल्डअप हो रहा है, उसके लिए जो कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे उसका भी तो अमाउंट हाई आप वसूल करेंगे उनसे। तो आपका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम होता है कि लोवेस्ट से लोवेस्ट प्राइस पे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर्स तक सेल कर सकें।
तो इसीलिए हम लोग मशीन्स के प्राइस को मिनिमम से मिनिमम ऑप्टिमम रखने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट को अगर हम लोग फर्दर शिफ्ट कर देते हैं तब क्या होगा। इस ऑपरेटिंग पॉइंट को फर्दर अगर हम लोग शिफ्ट कर दें कि यहां पे अगर अपनी मशीन्स को डिजाइन करें, इस पॉइंट पे अपनी मशीन को डिजाइन करें, तब क्या होगा कि यहां पे आपने इंक्रीज कर दिया, लेट्स से फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन और इंक्रीज हो गई, φm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bm मल्टीप्लाइड विद AC हो गया। तो फ्लक्स डेंसिटी यहां पे इंक्रीज हो गई, ऑपरेटिंग फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका रिड्यूस हो गया। चलिए कॉस्ट ऑफ द मशीन, प्राइस ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन या फिर वॉल्यूम ऑफ आयरन रेड्यूस हो गया, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मशीन रेड्यूस हो गई, इकोनॉमी ऑफ द मशीन रेड्यूस हो गई, ये तो हो गया। लेकिन इसके रेप्लिकेशंस क्या देखने के लिए मिलेंगे? अगर आप इस रीजन पे मशीन्स को डिजाइन करते हैं तो ये सैचुरेटेड पॉइंट्स हैं, नॉन लीनियर, मैक्सिमम नॉन लीनियरिटी यहां पे प्रेजेंट है। हार्मोनिक्स का जो प्रोडक्शन होगा, नॉन लीनियरिटी का जो प्रोडक्शन होगा इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे, वो अनकंट्रोलेबल होगा, अनकंट्रोलेबल। यहां पे नॉन लीनियर रीजन में हम लोग मशीन्स को डिजाइन कर रहे हैं, यहां पे ऑब्वियसली नॉन लीनियर है, हम हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन होगा जो कि कंट्रोलेबल हार्मोनिक्स होंगे। इन हार्मोनिक्स को, नॉन लीनियरिटी को हम लोग सम मेथोडोलॉजी यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऑप्टिमम पॉइंट कह रहे हैं। लेकिन इस ऑप्टिमम पॉइंट से अगर आप फर्दर शिफ्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन होगा, जो नॉन लीनियरिटी आपको मशीन्स में देखने के लिए मिलेगी, वो अनकंट्रोलेबल होंगी, अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन होगा। अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स यहां पे देखने के लिए मिलेगी कि आपकी प्राइस ऑफ द मशीन तो रेड्यूस हो गई, लेकिन आप प्रॉपर, आपका परफॉर्मेंस भी मशीन का रेड्यूस हो गया। तो आप क्या चाहते हैं, मशीन जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर आप परफॉर्मेंस भी तो लेना चाहते हैं मशीन का, आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये एक ऑपरेटिंग पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि हम लोग इस मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी को अगर रेड्यूस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्रीज होगी, अगर इंक्रीज कर दें तो हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन, अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन होगा। स्लाइटली भी अगर इंक्रीज होती है, इस पॉइंट से स्लाइटली भी अगर इंक्रीज होती है तो मैक्सिमम नॉन लीनियरिटी प्रेजेंट हो जाएंगी, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये पॉइंट लिखा हुआ है मशीन्स के बारे में कि एट एनी कॉस्ट स्लाइटली रिडक्शन इनमें किया जा सकता है, इस मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी को स्लाइटली रेड्यूस किया जा सकता है, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन हो जाएगा वहां पे। तो ये ओवरऑल पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, ऐसी आशा करते हैं, और फर्दर मूव करते हैं हम लोग। Just a second. Now it is okay. तो इसलिए हम लोग जो है ये सारे पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस अगर आप इसको 500 पे अप्रोक्सीमेट करते हैं तो मतलब आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्लाइटली रेड्यूस कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्लाइटली आपने रेड्यूस कर दिया, मतलब फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो गई, मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी से इंक्रीज हो गई, मतलब हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, नॉन लीनियरिटी मशीन्स में इंक्रीज हो गई, अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन मशीन्स में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप किसी भी कॉस्ट में मशीन के परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग नहीं कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को मशीन के आप इंप्रूव भी करने की कोशिश करेंगे ना। अफेक्ट नॉन लीनियरिटी या फिर हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा आप चाहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हार्मोनिक्स कम से कम आप चाहते हैं, isn't it? तो ये एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको 500 स्लाइटली ग्रेटर रखते हैं, ना कि लेस रखेंगे। तो यहाँ पे 501 से अगर मैं इंक्रीज करूं, स्लाइटली इसमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्लाइटली अगर इंक्रीज हो गया तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन स्लाइटली रिड्यूस हो गई, स्लाइटली रिडक्शन इन द फ्लक्स डेंसिटी अलाउड है, स्लाइटली रिडक्शन इन द फ्लक्स डेंसिटी अलाउड है, लेकिन स्लाइटली इंक्रीमेंट इन द फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी से अलाउड नहीं है। ये एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। नाउ तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको चाहें तो हम लोग विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पॉइंट्स लर्न करने का मौका मिल रहा है हम लोगों को, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको जरूर से जरूर अटेंड करिए, पूरे CTQ सीरीज को अटेंड करिए, जिससे ओवरऑल इलेक्ट्रिकल मशीन में एक कॉन्सेप्ट हम लोग गेन कर सकें।
सुटेबल डायमेंशंस ऑफ द कोर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम लोगों ने किससे अप्रोक्सीमेट किया हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से ये नोट पॉइंट हम लोगों ने नोट डाउन किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये एक पॉइंट हम लोगों को देखने के लिए मिला, ये एक राइट पॉइंट है, मतलब कि ये एक्सेप्टेबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर रहेगा, एक्सेप्टेबल। तो ओवरऑल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर होता क्या है कि ये जो लिम्ब है मशीन के कंस्ट्रक्शन में या फिर ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में जो लिम्ब है, कि ऑन टॉप ऑफ दिस लिम्ब आप वाइंडिंग्स जो प्रोवाइड करते हैं, अगर इसको आप मिडिल से कट कर दें, कट करें और देखें तो आपको ये फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलेगा, और यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिम्ब आपको देखने के लिए मिल रहा है। एज ऑफ नाउ ये जो बॉटल है या फिर थर्मस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर, डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आपका मतलब हुआ कि लिम्ब को अगर आप कट करके देखते हैं, कोर को अगर आप कट करके देखते हैं, तो जो फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलेगा, जितना एरिया उसका देखने के लिए मिलेगा, दैट इज व्हाट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। तो कुछ इस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट अ सेकंड, इस तरीके से आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग यहां पे मेंशन है स्क्वायर कोर के बारे में, तो ये स्क्वायर कोर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका एरिया अगर एसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर अगर हम लोग लिखें 501 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके डायमेंशंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सुटेबल डायमेंशंस हम लोगों को देना है। तो सुटेबल डायमेंशंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, रूट ओवर 501 अगर हम लोग करते हैं तो ये वैल्यू आपको निकल के आएगी 22.38 सेंटीमीटर। सिमिलरली हियर ऑल्सो 22.38 सेंटीमीटर ये वैल्यू आपको निकल के आएगी। इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो 501 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सुटेबल डायमेंशंस हम लोगों ने फर्स्ट वाले सेक्शन का प्रोवाइड कर दिया, फर्स्ट सेक्शन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड सेक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक स्टैकिंग फैक्टर ऑफ 0.9 एंड एस्टिमेट ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सेकंड सेक्शन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां तक की अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट सेक्शन की आपकी ओवर हुई होगी। सेकंड सेक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है, स्टैकिंग फैक्टर के नाम से आप किसको जानते हैं? तो स्टैकिंग फैक्टर जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस लर्न कर लिया हुआ है, ये मेरा एजम्पशन है, और नहीं लर्न किया हुआ है तो जैनिक एजुकेशन ज्वाइन करिए, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इजंट इट, ब्यूटीफुली बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। स्टैकिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है कि आप लोगों को पता है कि एडी करंट लॉसेस रिड्यूस करने के लिए हम लोग लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। एक अच्छा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्या हमेशा और हमेशा लैमिनेशंस जो है इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज सम कॉन्सेप्ट कि अगर हम लोग लैमिनेशंस प्रोवाइड करें तो टाइम कांस्टेंट वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि सर्वोज में हम लोग करते हैं। वो सारे डिस्कशन में अभी नहीं जाते, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो कि आपके पीएसयूज में पूछे जाते हैं। तो लैमिनेशंस के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि एक सॉलिड कोर ना यूज करके लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, जिससे एडी करंट लॉसेस रिड्यूस की जा सकती हैं। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर है। इसमें एक सॉलिड कोर ना यूज करके यहां पे हम लोग स्टैंपिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके से मल्टीपल लैमिनेशंस प्रोवाइड करेंगे, और यहां पे सम इंसुलेटिंग कि ये भी एक मेटल प्लेट है, ये भी एक मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है, इसको मल्टीपल सेक्शंस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, और इनके बीच में सम इंसुलेटिंग मटेरियल्स का प्लेसमेंट कर दिया, सम इंसुलेशन का प्लेसमेंट कर दिया। यहां से यहां इन बिटवीन सारे जगह पे हम लोगों ने इंसुलेशन का प्लेसमेंट कर दिया। ये इंसुलेशन का प्लेसमेंट हम लोगों ने कर दिया।
इंसुलेशन का प्लेसमेंट कर दिया, क्योंकि कंडक्टर टू कंडक्टर ऑलवेज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन, अदरवाइज शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा मशीन में, इंटरनल शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल आइडिया आपको देखने के लिए मिल रहा है स्टैंपिंग का, मतलब कि लैमिनेशंस प्रोवाइड किया हम लोगों ने और इसकी स्टैंपिंग कर दी, इंसुलेशन मटेरियल पे फिल करके इसकी स्टैंपिंग कर दी। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो स्टैकिंग फैक्टर is nothing but actual cross sectional area divided by gross cross sectional area, एक्चुअल डिवाइडेड बाय ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एक्चुअल का क्या मतलब हुआ? एक्चुअल का मतलब हुआ आयरन, एक्चुअल का मतलब हुआ आयरन। ग्रॉस का क्या मतलब हुआ? आयरन, ये जो मेटल आपने यूज किया है, आयरन से आयरन और ये इंसुलेशन जो यूज किया है कंबाइन करके ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। आयरन प्लस इंसुलेशन, आयरन प्लस इंसुलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इजंट इट? जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.9, आई थिंक, सॉरी, हाँ 0.9 गिवन है, 0.9 आपको गिवन है। तो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 0.9 इज इक्वल टू एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना कैलकुलेट हो गया है? 501 सेंटीमीटर स्क्वायर, 501 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अगेन हम लोग बात करें ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम लोगों को चाहिए ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कितना कैलकुलेट होके आ रहा है? ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया 501 डिवाइडेड बाई 0.9। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए और बताइए कितना वैल्यू आ रही है आपके पास? 501 डिवाइडेड बाई 0.9, तो ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी 556.67, ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप फर्दर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हाई से हाई रखेंगे, यहां पे भी हम लोगों ने इंक्रीज किया था 500 को 501 से अप्रोक्सीमेट किया हुआ था, जिससे फ्लक्स डेंसिटी में स्लाइटली रिडक्शन देखने के लिए मिला। तो स्लाइटली रिडक्शन इन द फ्लक्स डेंसिटी अलाउड है, लेकिन इंक्रीमेंट अलाउड नहीं है। तो यहां पे भी हम लोग स्लाइटली इसका अप्रोक्सीमेशन कैसे कर सकते हैं? 557 से कर सकते हैं, 557 सेंटीमीटर स्क्वायर से किया जा सकता है, 557 सेंटीमीटर स्क्वायर से किया जा सकता है, isn't it? तो ये दोनों सेक्शंस यहाँ पे हमारे सॉल्व होते हैं। ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिला। स्टैकिंग फैक्टर के बारे में हम लोगों को आइडिया पता चला, इसके बारे में, इसके अप्रोक्सीमेशन के बारे में, बीएच कर्व के बारे में, नॉन लीनियरिटी के बारे में, मशीन के ऑपरेटिंग पॉइंट्स के बारे में, मल्टीपल एंगल से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया और ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीटीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग अगेन मिलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के सीटीक्यू सीरीज में और गेट 2023 के इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।